Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो इससे पहले का जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपने उसकी स्टडी कर भी ली होगी और आपको समझ में आ भी गया होगा। आज बच्चों जो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पढ़ेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर की बात करें, सबसे पहले होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ये वाला। नंबर 2 की बात करें, पहले मैं नाम लिख देता हूं। नंबर 2 की बात करें अपन तो ये हो सकता है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर 3 की बात करें तो यहां पे हो सकती है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की भी नेचर ले सकते हो आप। नंबर 4 की बात करें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नंबर 5 की बात करें तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आ गया। तो ये हो सकता है अपना अगला सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 होगा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को भी ले सकते हैं। रेडिएशन तो ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कौन कौन से होते हैं पढ़ो, देखिए आप। एक तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगला होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगला होता है सरफेस एरिया और अगला होता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। प्रत्येक को अपन डीपली पढ़ते हैं। इनके लैंग्वेज में बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, इस पे स्टडी करेंगे। सपोज एक जनरली कोई रिएक्शन ले रहा हूं मैं ए, और जनरली ए से मैंने बनाया प्रोडक्ट पी। अगर बच्चों जनरली इस रिएक्शन की अगर मैं रेट लिखता हूं तो इसकी रेट डिफाइंड होगी के ए, यही होगा। अपन जानते हैं क्या, अपन जानते हैं ये कंसंट्रेशन है। क्या होती है कंसंट्रेशन, और ये अपना कांस्टेंट है। अगर मैं इसको हटाता हूं तो जनरली क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूं तो इसको हटाने पर क्या होगा, जनरली जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, बिकॉज रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, फॉरवर्ड होगी। और फॉरवर्ड होगी तो क्या होगी, हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन आयरन की बात करते हैं, आयरन पर अगर अपन कोरेजन की बात करते हैं तो आयरन पे जो कोरेजन होता है विंटर में और बारिश के दिनों में ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने के साथ ही क्या होता है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने के साथ ही क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जल्दी मिल जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन को अपन जनरली इंक्रीज करते हैं तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार कैसे किया है, तो बच्चों एक बार अपन और स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या है, बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ए से मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो इसकी जो रेट होगी वो क्या होगी, के ए की पावर 1 है, बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रेट क्या होगा, के इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन है। अपन जानते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन को होगा। इट मींस कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे अपन एग्जांपल की बात कर रहे थे अपन कि विंटर में और बारिश के दिनों में जो आपके आयरन होता है उस पर कोरेजन प्रोसेस ज्यादा होती है, बिकॉज एटमोस्फियर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने से क्या होता है, कोरेजन भी फास्टली होता है। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग
to the law of mass action, the rate of reaction is proportional to the reactant concentration. It means कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर बच्चों अपन टेम्परेचर की बात कर ले तो इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने कंप्लीटली टेम्परेचर का पूरा स्टडी कर लिया। अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। पहला पॉइंट तो अपन ने पढ़ा था। इसका मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन में जनरली टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। मतलब अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो जनरली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अब अपन ने यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। अपन ने पढ़ा था एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक पढ़ा था अपन ने एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चाहे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो, चाहे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक या फिर क्या होना चाहिए, वो एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। मैंने बोला चाहे आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों ही केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब चाहे आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, दोनों ही केस में क्या होगा, अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अपनी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है, ये देखा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जनरली कोई केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स की ग्रोथ होती है। 2 टाइम्स या 3 टाइम वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दोबारा बोलता हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जनरली हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को डिसाइड किसने करा था, या इस इफेक्ट के बारे में जो किसने बताया था, वो था बच्चों अपना आरेनियस। तो उसने यहां पर एक इक्वेशन दी है, उसे क्या बोलते हैं अपन, K इज इक्वल टू A डॉट E माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पर जो आपको दिखा होगा, ये तो रेड कांस्टेंट है, ये जो मेन आपकी ये है, ये वाली, ये क्या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसके बारे में अपन ने स्टडी ऑलरेडी कर ली, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका पूरी अपन स्टडी कर ली। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में उसको नहीं पता है तो उससे पहले कि प्रीवियस वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। अपन ने बोला था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी वाले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं, टक्कर करते हैं, और कोलाइड होने के बाद क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। अब पूरी एक्टिवेशन एनर्जी की मैंने कहानी आपको सुना दी, दोबारा पढ़ते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, देन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेन चाहे आपकी केमिकल रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, जनरली आप रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना। मोस्टली देखा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसको आरएनएस ने डिसाइड किया, डिफाइंड किया, K इज इक्वल टू A डॉट E माइनस EA अपॉन RT। तो बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हैं इससे रिलेटेड। जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑन रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है। इन अदर वर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो सिंपल है, आप इधर से लिख सकते हो, है ना। फिर अपन ने ये कहानी लिखी है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर अपन ने इसकी कहानी को इधर शो करी है। मैंने तीनों पॉइंट्स इधर लिख दिए ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया। इसके बाद अगला जो अपना पॉइंट है वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट की क्या नेचर हो सकती है? अपन जानते हैं, अगर रिएक्टेंट की अपन नेचर की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो आपके बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड जो होते हैं बनना शुरू होते हैं। ये रिएक्टेंट की नेचर होती है, प्रोडक्ट की नेचर होती है, ठीक है ना। तो पढ़ सकते हैं अपन। अगला पॉइंट है नंबर 3, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सही है कि नेचर क्या होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में तो क्या होते हैं, आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जो आपके न्यू बॉन्ड होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की नेचर अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं नेचर की, दोनों की नेचर लेते हैं, तो यहां पर नेचर को अपन ले सकते हैं उनकी फेज से। किसे ले सकते हैं? फेज। उनकी फेज कैसी हो सकती है? अपन इनकी फेज से ले सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, किसके लिखना है अपन को? फेज के अकॉर्डिंग। अपन जानते हैं 3 टाइप की फेज होती है दुनिया में। एक होती है आपकी गैस, एक तो आपकी गैस फेज होगी, ठीक है। एक अपन जानते हैं एक लिक्विड फेज होती है, और एक होती है आपके सॉलिड। इन तीनों को अपन अच्छी तरह जानते हैं। अपन ये भी जानते हैं गैस फेज जो होती है उसके बीच में क्या होते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा कम होगा। और अगर अपन इस जगह पे चले तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम बोल सकते हैं, मिनिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जनरली मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि नेचर की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर क्या हो सकती है? मैंने बोला फेज हो सकती है। अपन जानते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। वो आपस में क्या होते हैं, बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इंटरमिक्स होने के कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर गैस फेज में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सॉलिड फेज के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के साथ ही क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। चलो एक चीज़ तो अपन ने पढ़ लिया। दूसरी बात करें, अपन दूसरी बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। चलो दूसरा लेते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। अगर अपन यहां पर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों केमिकल रिएक्शन अपन जानते हैं 2 टाइप्स की हो सकती है अकॉर्डिंग टू फेज। एक तो होती है होमोजीनियस रिएक्शन, और एक होती है हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। अगर अपन जनरली होमोजीनियस की बात करते हैं तो होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इधर जो आपके रिएक्टेंट आएंगे और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। किस में होंगे, सेम फेज में। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो सेम फेज में होते हैं तो जनरली अपन ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं क्या, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट होते हैं और जनरली रिएक्टेंट से अपन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके डिफरेंट फेज होगी। मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में, ठीक है। अगर डिफरेंट फेज होती है तो हेट्रोजीनियस, और अगर सेम फेज होती है तो होमोजीनियस। तो मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपके, जैसे अपन बात करते हैं गैस की बात कर रहे हैं, तो अपन जो गैसें जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, ईजिली इंटरमिक्स हो जाती है। जैसे पानी की बात करें, लिक्विड के साथ आसानी से इंटरमिक्स हो सकता है। गैस के साथ इंटरमिक्स हो सकती है। तो क्या होती है, होमोजीनियस जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए होमोजीनियस जो केमिकल रिएक्शन होती है उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इजीली होता है। इसलिए क्या होगा, होमोजीनियस जो केमिकल रिएक्शन होगी, होमोजीनियस
जीनियस जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी रेट ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। आगे बात समझ में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए अपना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं रिएक्टेंट की नेचर क्या हो सकती है या फिर जनरली प्रोडक्ट की नेचर क्या हो सकती है। 2 पॉइंट अपने यहां पे हो गए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन। चलो कि रिएक्टेंट की नेचर क्या हो सकती है, प्रोडक्ट की नेचर क्या हो सकती है। जैसे मैं जनरली रिएक्शन लिख रहा हूं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर इसका कंबशन करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा, अपन को प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर अपन नाइट्रिक ऑक्साइड का जनरली कंबशन करते हैं तो कंबशन बहुत फास्ट होता है, देखो फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। और जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करते हैं तो जनरली यहां पर जो कंबशन हो रहा है ना वो स्लो गति से हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक तरफ तो फास्ट हो रहा है, एक तरफ स्लो हो रहा है। तो ये जो दोनों पॉसिबिलिटी डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट की नेचर पे। एक्चुअली में रिएक्टेंट की नेचर क्या हो सकती है, अपन जानते हैं रिएक्टेंट के बीच में क्या होते हैं, बहुत से लूज बॉन्ड होते हैं, बहुत से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो अपन ये सोच सकते हैं कि यहां पर जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहां पर इसके बीच में क्या हो रहे हैं, इसके बीच में यहां पे वीक बॉन्ड हो रहे हैं। तो जनरली वीक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, वो आसानी से ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेक होने के साथ ही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। और अपन ये मान सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहां पर क्या हो रहे हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इनको ब्रेक करने के लिए अपन को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। सो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ये स्लो गति से हो रही है। तो ये अपन मानते हैं, तो अपन ने माना कि शायद रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी नेचर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की है और किसी की वीक बॉन्डिंग की है। तो इस बेस पर अपन इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी रिएक्टेंट क्या करना चाहता है। अगला अगर अपन अगली प्रोसेस की बात करते हैं तो अपन बात कर सकते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बात कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। कोई चीज़ स्टेबल होती है, ध्यान रखना आप, कोई भी चीज़ अगर स्टेबल होती है तो जनरली उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम, वो डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे इनर्ट गैस है ऑलरेडी स्टेबल है तो जनरली अगर अपन उनकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे तो डिक्रीज होगी। तो मोस्टली आप तो ये देख लो, ठीक है ना। क्या होता है, फर्स्ट होगा आपका नेचर तो फेस का निकाल लेते हैं। गैस के मॉलिक्यूल इंटरमिक्सिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, होमोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस होती है। सेम फेज वाले आपके होमोजीनियस होते हैं, डिफरेंट फेज वाले हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, इंटरमिक्सिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। अगर अपन रिएक्टेंट की नेचर के बारे में बात करते हैं तो किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड होते हैं तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड को फॉर्म कर देते हैं। और किसी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ये सारी बातें आपको सीखनी है। देखो एक बार कैसे किया है। तो बच्चों ये मैंने कुछ बातें लिखी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, आप इनको पढ़ लेना। सेम ये इधर जो लिखा है वो इधर लिख रखा है मैंने, ठीक है ना, ताकि आप इजी नोट्स बना लो। अब बच्चों आगे बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अपना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट होता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। पहली चीज तो अपन को सीखना है कि बच्चों जो कैटलिस्ट होता है ना वो एक प्रकार से एजेंट होते हैं। एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट। मैं लिख देता हूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सबसे पहले अपन को सीखना है कि एक्चुअली में कैटलिस्ट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया रिएक्टेंट, और अपन जानते हैं रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में जनरली रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये अपन ने पढ़ लिया। और अपन ने अभी पढ़ा है कि अपन बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की। तो एक्चुअली में कैटलिस्ट क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल। बच्चों ये होता है एजेंट। आप तो एक वर्ड में इसको याद कर लो, क्या होता है, ये एजेंट होता है। आपने एजेंट की कहानी सुनी होगी। एजेंट कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी काम करता है दूसरों के लिए करता है। ये खास बात होती है एजेंट की, है ना। तो यहां पर भी एजेंट ये करेगा। यहां पर एजेंट क्या करेगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है।
ध्यान रखना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी आपके कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एनी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है। कैटलिस्ट क्या होगा, देखो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर इसकी प्रेजेंस है तो क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा जी करेगा इंक्रीज। लेकिन ध्यान रखना, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको करेगा डिक्रीज। इसका विशेष ध्यान रख लेना। दोबारा बोल देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन, एनी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। बट क्या करेगा, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है बच्चों, डिक्रीज कर देता है। जैसे अगर अपन इसको ग्राफिकल समझने की कोशिश करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं रिएक्टेंट। देखो फर्स्ट अपन बनाते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर मैंने कर दिया प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स। समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है। अपन ने बात करी थी कि जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है तो वो करता क्या है, ये है आपका एनर्जी बैरियर। वो क्या करता है, वो जनरली इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा और जनरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका केस अपन ने पढ़ा था थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका सपोज करो कैटलिस्ट एब्सेंट है, इस रिएक्शन में क्या है अपना, कैटलिस्ट एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट एब्सेंट होता है तो आपका जो एनर्जी बैरियर होता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एब्सेंस से क्या होता है, एनर्जी बैरियर ज़्यादा होते हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में जाने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है यहाँ पे 500 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हो और 500 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में से ओनली 3 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ज़्यादा फॉर्मेशन करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस एनर्जी बैरियर को कम करना पड़ेगा। और अपन जानते हैं इस एनर्जी बैरियर को अपन कैसे कम कर सकते हैं, इस एनर्जी बैरियर को कम करने के लिए मुझे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, है ना। देखना वापस दोबारा मैंने क्या करा, यहां पर रिएक्टेंट लिख दिया, ठीक है साहब। केवल कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना तो फिर लैंग्वेज तो अपन खुद लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट हो जाएगा और जनरली यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो आप, तो साहब यहां पर ये बीच वाला, अब की बार देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फ़र्क है, दिख गया होगा मेरे ख्याल से आपको। देखो देखो क्या फ़र्क दिखा आपको, आपने देखा कि जैसे ही केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट हुआ, कैटलिस्ट प्रेजेंट हुआ तो अपन जानते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले उसका एनर्जी बैरियर कम हो गया। अब बताओ, अब एनर्जी बैरियर कम हो गया तो इसका मतलब अगर 500 मॉलिक्यूल्स है और 500 मॉलिक्यूल्स को 100 मीटर की रेस करना है, दिमाग लगाना आप, 500 मॉलिक्यूल्स है और उनको 100 मीटर की रेस करना है, तो मेरे ख्याल से 500 में से लगभग मोस्टली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे और इस एनर्जी बैरियर को पार करके वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ईजी वे में कर लेंगे, जो यहाँ पर नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्या था, आपके मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा मान लो लेकिन आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है कि अगर कैटलिस्ट आता है तो ये एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, जो एजेंट अपने लिए कुछ नहीं करते, किसी और के लिए करते हैं। एनी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम करके। एक बार पढ़ो आप इसको। तो बच्चों जनरली अपन ने अभी कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब बच्चों अपन इन दोनों ग्राफ को एक ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जांपल अपन ग्राफ बना रहे हैं एनर्जी, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, यहां तो ले रहा हूं मैं एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे ले लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस हो गया, ठीक है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस। अब देखो अपन इस ग्राफ में दो बातें डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होती है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक को तो मैं यहां लेके जा रहा हूं यहां तक और यहां पे ला रहा हूं,
ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है, तो जनरली अगर अपन निकालें तो यहां से यहां तक यह है आपके एक्टिवेशन एनर्जी 1 मान लेता हूं, ठीक है ना। ये किसकी प्रेजेंस में निकल रही है, विदाउट कैटलिस्ट, किसकी में निकल रही है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट, तो आप क्या देखोगे कि विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इतनी सारी आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। यहां पर क्या है जानते हैं अपन, रिएक्टेंट, और यहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अपन लेते हैं कैटलिस्ट, ये लो। अब देखो आप यहां से, यहां देखो आप, तो यहां से लेके यहां तक मानो ये क्या होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी 2 मान लो, EA2 मान लो। ये क्या है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और अपन ने क्या बात करी थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है तो उसका एक ही वर्क होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की मान को कम करना। तो यहां पर देखो इस जगह पर अगर अपन देखें तो यहां से लेके यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो रहा है, तो यहां पर इस जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है। इसका मतलब इस जगह पर क्या होगी, रेट ज्यादा होगी, और इस तरह पर रेट कम होगी। क्यों, इतने सारे एनर्जी बैरियर को अपन ने कम कर दिया है, केवल किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट प्रेजेंस में। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आप इनको पढ़ना। आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी अपनी लैंग्वेज तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कैटलिस्ट, मैंने लिखा कैटलिस्ट आर दीज एक्सटर्नल एजेंट। देखो वर्ड याद करने, कीवर्ड होते हैं जिनको अपन को याद करना होता है। क्या होता है सर, एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या करेगा, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, विदाउट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना, ठीक है। चलो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इट इज द सीन दैट मेनी रिएक्शन गेट कंप्लीट विद ए फास्ट रेट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टेकन प्लेस विद स्लो रेट। हाइड्रोलाइसिस करते हैं अगर अपन एस्टर का तो स्लो मोशन में होता है, लेकिन अगर अपन उसमें कैटलिस्ट मिला देते हैं तो कैटलिस्ट मिलाने पर क्या होता है, जनरली वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इस केमिकल रिएक्शन को मैं इधर लिख देता हूं। आप देखो कौन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं एथिल एसीटेट। फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOC2H5। तो इथाइल तो ये रहा, ठीक है ना, और एसीटेट ये रहा। अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये होगा आपके डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनेगा, बनेगा एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल। तो ये रहा आपका कैटलिस्ट, ध्यान रखना। ये H+ की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, आपको ध्यान रखना है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में अगला अपना जो अगला पॉइंट है वो है आपका सरफेस एरिया। सबसे पहले अपन सरफेस एरिया को समझते हैं, ठीक है ना। कहानी होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होती है, पहले समझ लो फिर बात करते हैं अपन इसकी लैंग्वेज की। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी भी सॉलिड का अगर अपन को सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है तो अपन को उसको लेना पड़ेगा फाइन पाउडर के रूप में, या फिर उसको अपन क्रश कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये मैंने 2 वेसल ले रहा हूँ, 2 बीकर मैंने लिया, एक तो ये ले लेता हूँ इधर, दूसरा, ठीक है। इसके अंदर क्या करा मैंने, जैसे सॉलिड ले लिया, ठीक है ना। सॉलिड के रूप में आप जैसे मैंने ये टैबलेट ले लिया, आती है ना टैबलेट, जैसे सपोज पैरासीटामोल टैबलेट ले ली मैंने, ये है ना, ये अपनी टैबलेट है जिसको अपन को खाना है, ठीक है। अगर अपन इसका सॉल्यूशन बना के खाना चाहें और अपन इसके अंदर पानी मिलाते हैं, देखो अगर अपन इसके अंदर ये सॉल्वेंट मिला दिया अपन ने, ठीक है, अपन ने मिला दिया, तो आप देखो क्या देखोगे आप कि जो टैबलेट अपन ने ले रखी है इसका क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम है। देखो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
है ना। अब जब सरफेस एरिया कम है तो नॉर्मली क्या होगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी, तो इसको डिसोल्व होने में क्या होगा, अधिक टाइम लगेगा। क्या हो रहा है, इसको डिसोल्व होने में क्या होगा, अधिक टाइम लगेगा। यानी कि अगर पैरासीटामोल टेबलेट को मैं चम्मच में लूं, स्पून में लूं और उसमें डालूं तो आप देखना काफी टाइम लेती हूं डिसोल्व होने के अंदर, एज कंपेयर टू अब की बार मैंने क्या करा, इस जो आपको दिख रही है, जो टेबलेट आपको दिख रही है ना, इसको मैंने क्रश कर दिया, यानी कि मैंने इसको बना दिया फाइन पाउडर के रूप में। ये आपका फाइन पाउडर है, फाइन पाउडर है टेबलेट का, ठीक है ना। ये मैंने पाउडर बना दिया इसका। अब पाउडर बनाने के बाद क्या करा, जैसे मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, ये वाटर मैंने मिलाया, तो वाटर मिलाने के बाद क्या हुआ, जैसे इसको मैंने पाउडर के रूप में लिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और अपन जानते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो नॉर्मली इसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस पोजीशन में तो क्या होती है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, तो आपकी जो टैबलेट होती है उसको डिसोल्व होने में क्या होता है, अधिक टाइम लगता है। लेकिन फाइन पाउडर के रूप में जब अपन टैबलेट को लेते हैं तो फाइन पाउडर के रूप में टैबलेट को लेने पर क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोयले होते हैं, कोयले होते हैं, एक तो इतना बड़ा कोयला, लकड़ी का आप लो, लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, एक तो कोयले का इतना बड़ा टुकड़ा लें अपन, और उसी कोयले को अपन क्या करते हैं, फाइन पाउडर के रूप में लेते हैं। तो फाइन पाउडर के रूप में क्या होता है, जल्दी जनरली क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। अब यहाँ मैंने टैबलेट का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि टैबलेट को जनरली अपन सब देखते हैं, लेने का तरीका होता है, वो आपको पता है कैसे लेते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, यहाँ पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इंक्रीज का मतलब है यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ठीक है। चलो एक कहानी होती है आपके, तो अपन यही लिखा है, क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने कि द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द सॉलिड रिएक्टेंट टेकन इन द फाइन पाउडर। अगर आप फाइन पाउडर के रूप में लेते हो तो इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ ही, तो आप इसको माइंड में रखना और इसको देख के ये बना लेना, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बनाना नहीं होता, केवल समझने के हिसाब से मैंने बनाया है। अगला बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, जनरली एक प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे सनलाइट में अगर अपन थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं तो अपने क्या होता है, अपन को हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, और हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपन जैसे डार्क में या अंधेरे में बैठे रहते हैं तो वहाँ पे हीट नहीं होती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अंधेरे में होती है, डार्क एरिया में होती है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, और जो आपके सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने लिखा H2 + Cl2 और यहाँ बनाया मैंने 2HCl, और यहाँ पर लिखा मैंने H2 + Cl2 और यहाँ बना दी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ दोनों में क्या डिफरेंट है, अगर अपन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो हो रही है इन डार्क और ये सनलाइट। अब आपको बताना है इन दोनों में कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो जनरली अपन देखते हैं डार्क है, एनर्जी तो है ही नहीं, तो यहां पर तो क्या हो जाएगी अपनी स्लो रेट हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी फास्ट। अब बच्चों ये दोनों टॉपिक तो जनरली अपने आते नहीं है। इंपॉर्टेंट जो अपने हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में, वो आपके टेम्परेचर इफेक्ट, कैटलिस्ट इफेक्ट, एक आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.